नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट की सीरीज को भी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ग्रामीण प्रवेश की प्रैक्टिस सेट को शुरू कर दिया, तो उसमें ऑलरेडी हमने 10 सेट अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की भी प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, उसमें लगभग हमने 4 इंपॉर्टेंट सेट को अपलोड कर दिया है। और आज से हम सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को भी लगाना स्टार्ट करेंगे। यह जो आपका सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट होगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इस सेट के माध्यम से हम डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व किया करेंगे, जो आपके लेखपाल के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होंगे। इन 25 प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इत्मीनान से सॉल्व करना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके द्वारा इस प्रैक्टिस सेट में से कितना सही हो पा रहा है। तो दोस्तों, आपकी जो 75 नंबर की कंप्लीट तैयारी है वह प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम करवा रहे हैं। 25 नंबर का आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स हो गया, 25 नंबर का आपका ग्रामीण परिवेश हो गया और 25 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी हो गई। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध अशुद्ध त्रुटियों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड यह प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द इसमें से है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रामाणिक शब्द है यह वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और बाकी तीनों आपके जो दिए गए, पूज्यनीय हो गया, तत्कालिक दिया गया, पैतृक दिया गया, तीनों वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध हैं। तो आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पूज्यनीय को हम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे जो आपका पूज्यनीय लिखा गया यह इस प्रकार से लिखाता है, पूजनीय। तो इस प्रकार से यह आपका शुद्ध शब्द कैसे लिखाता है? पूजनीय, इस प्रकार से लिखाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शुद्ध अशुद्ध से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वहीं आपका यहाँ पे तत्कालिक की जगह तात्कालिक होता है। क्या होता है? तत्कालिक की जगह आपका होता है तात्कालिक। इस प्रकार से यह आपका शुद्ध हो जाएगा, इस प्रकार से। और आपका जो पैतृक होता है, पैतृक में इसमें आपका पैतृक ऐसे लिखाता है, तो के री की मात्रा हो जाएगी और ऐसे। तो आपका जो पैतृक है यह इस प्रकार से लिखाता है। तो चारों का शुद्ध रूप मैंने बता दिया है। पैतृक कैसे लिखाएगा, पूजनीय कैसे लिखाएगा, तात्कालिक कैसे लिखाएगा और प्रामाणिक तो आपका शुद्ध यहाँ पे दिया ही गया था। तो चारों का शुद्ध रूप एक जगह आप लिख लीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन वर्तनी शुद्ध, यानी कि इसमें से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है, आपसे पूछा गया है। तो इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें से आपका जो कवयित्री वाला है, ऑप्शन बी, वह वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कवयित्री इसमें से शुद्ध है। और बाकी नूपुर आपका अशुद्ध है, स्मरण आपका अशुद्ध है और परिस्थिति आपका अशुद्ध है। तो कवयित्री इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नूपुर हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो नौ पे आपका बड़ी ऊ की मात्रा होती है, नू आपका ऐसे लिखाएगा, प पे छोटी और आर, नूपुर इस प्रकार से आपका लिखाता है। तो यहाँ पे आपका गलत दिया गया था। और आपका जो स्मरण है, स्मरण को हम स्मरण लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, स्मरण लिखते हैं। और परिस्थिति में जो सभी मात्राएं वो सभी छोटी ई की मात्राएं होंगी, सभी जो हैं छोटी ई की मात्राएं इसमें होंगी परिस्थिति में। तब इसे याद कर लीजिएगा। जो परिस्थिति में यहाँ पे बड़ी ई लिख दिया गया वही आपका अशुद्ध है। तो परिस्थिति में आपका सभी छोटी की मात्राएं होती हैं, तब इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चारों का शुद्ध रूप मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है वह कवि जो तत्काल कविता की रचना करता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग आपको करना है, उसको हम क्या कहेंगे? तो वह कवि जो तत्काल कविता करता है उसको हम कहते हैं आंसू कवि, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता की रचना करता हो उसको हम कहते हैं आंसू कवि। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द आपको बताना है। तो जिसकी आशा न की गई हो, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? अप्रत्याशित, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
अप्रत्याशित इसका एक आपका उपयुक्त शब्द हो जाएगा किसके लिए, तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए जो एक शब्द वो हो जाएगा अप्रत्याशित। इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द यहाँ से पूछा गया, यानी कि घोड़ा का तत्सम क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो घोड़ा का तत्सम शब्द घोटक होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। घोटक किस प्रकार से लिखा जाएगा आपका, घोड़ा का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है घोटक। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, अश्व, तुरंग, बाजी, ये सभी आपके क्या हैं, तो ये सभी पर्यायवाची आपके हैं, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो घोड़ा का जो उपयुक्त तत्सम आपका हो जाएगा घोटक हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है आपसे पूछा गया है। तो इसमें से आपका तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें से जो पंक्ति है वह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसका तद्भव क्या होता है पंक्ति का, तो पंक्ति का जो तद्भव होता है वो होता है पंगत। क्या होता है, पंगत होता है आपका पंक्ति का तत्सम। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें से जो पंक्ति है वह तत्सम शब्द है और पंक्ति का जो आपका तद्भव है वो जाएगा पंगत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट। अगला जवाब आपको देना है और आपको बताना है कि विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा आपका, तो आप याद कर लीजिएगा। विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विदुषी है यह विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदुषी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द। अगला शब्द आपका पर्यायवाची से रिलेटेड है प्रश्न आपको बताना है कि वायु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से वायु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो अनल है यह आपका वायु का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह आपका आग का पर्यायवाची होता है। और बाकी आपके जो हो गए अनिल हो गया, मारुत हो गया, वात हो गया, ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची हैं। सिर्फ इसमें से जो अनल था वह आपका किसका पर्यायवाची नहीं था, तो वायु का पर्यायवाची नहीं था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जो अनल आपका है यह आग का पर्यायवाची होता है। तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा वायु का अन्य पर्यायवाची क्या होता है, अनिल हो गया, मारुत हो गया, वात हो गया, हवा हो गया, समीर हो गई, ये सभी आपके वायु के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुरक्ति का विलोम शब्द आपसे पूछा गया। यहाँ पे अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अनुरक्ति काफी इंपॉर्टेंट है, विलोम शब्द भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द आपका हो जाएगा विरक्ति, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विरक्ति आपका राइट आंसर है। हथेली पर सरसों उगाना, इस मुहावरे का मीनिंग, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो हथेली पर सरसों उगाना, इस मुहावरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत अधिक क्या है, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। हथेली पर सरसों उगाना का मतलब होता है असंभव कार्य करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो असंभव कार्य करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामिस का आपको विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। तो सामिस का विलोम शब्द क्या होता है, निरामिस होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सामिस का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निरामिस, आप इसे याद कर लीजिएगा। आवर्तक का विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो आवर्तक का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, अनावर्तक। क्या हो जाएगा, अनावर्तक आपका आवर्तक का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, मछली का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया। मछली का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से मछली का पर्यायवाची है मीन। मीन यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मीन है वह मछली का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सफरी भी मछली का पर्यायवाची शब्द है, सफरी हो गया। इसके अलावा मत्स्य हो गया, मत्स्य हो गया, ये सभी आपके मछली के पर्यायवाची। इसके अलावा जल जीवन हो गया, और इसके अलावा एक और है मकर हो गया, ये सभी आपके मछली के ही पर्यायवाची हैं। अत्युक्ति शब्द का संधि बताना कि अत्युक्ति कौन सा संधि है, आपसे पूछा गया है।
तो दिए गए ऑप्शंस में से अत्युक्ति कौन सा संधि है? तो इसमें से आपका यड़ संधि हो जाएगा। यड़ संधि आपका है अत्युक्ति, तथा अत्युक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? अति धन युक्ति। क्या हो जाएगा? अति धन युक्ति इसका जो है आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तथा यह कौन सा संधि है? तो यह आपका यड़ संधि है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी का मीनिंग आपको बताना है। क्या हो जाएगा? क्या इसका अर्थ हो जाएगा? तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ हो जाएगा सब लगभग एक समान होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहां पे बिल्कुल सही है। ऊंट को निगल लिया और दुम को हिचके, इसका मीनिंग आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो ऊंट को निगल लिया दुम को हिचके, इसका अर्थ हो जाएगा बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का संकोच करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का संकोच करना, इसका जो है सटीक अर्थ हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपको यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी, यानी कि बड़ी विपत्ति को स्वीकार करना और साधारण बात का संकोच करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोना का पर्यायवाची आपसे यहाँ पे पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सोना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से जात रूप जो है यह आपका सोना का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जात रूप आपका सोना का पर्यायवाची है। इसके अलावा सुवर्ण, सोना का भी पर्यायवाची सुवर्ण भी हो जाएगा। सुवर्ण के अलावा कंचन हो जाएगा, कंचन हो गया। कंचन के अलावा कनक हो गया, कनक के अलावा तपनीय हो गया। ये सभी आपके सोना के ही पर्यायवाची हैं। इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द को छांटना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा आपका है? तो इसमें से कैमरा जो है आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहां पे बिल्कुल सही है, कैमरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है। तो धूसर का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? तो आपका जो धूसर है इसमें से पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बेसर। क्या हो जाएगा? बेसर हो जाएगा इसमें से पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा धूसर का क्या होता है? धूसर का पर्यायवाची शब्द खर होता है, खर हो गया। इसके बाद गदहा हो गया, गदहा के बाद गर्दभ भी होता है आपका, गर्दभ भी होता है। इसके अलावा आपका रासव हो गया, रासभ, रासव हो गया, और बेसर, ये सभी आपके। इसके अलावा चक्रीवान भी होता है, चक्रीवान, ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है धूसर का। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। तो इसमें से जो आपका गंगा तट है, और गंगा तट वाला जो ये गंगा तट है, इसका जो आपको बताना है समास कौन सा है, यानी कि गंगा तट का समास कौन सा हो जाएगा? तो गंगा तट, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, गंगा का तट। तो यह आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो यह आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गंगा तट कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, ने जो है किस कारक का चिन्ह है? आपसे पूछा गया है। तो ने जो है किस कारक का चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, कर्ता कारक का चिन्ह है आपका ने। यहाँ पे मैंने पूरा चिन्ह लिखा हुआ कारकों का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप एक जगह लिख लीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। कारक का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया गया है, आपका जो लेखपाल का सिलेबस सामान्य हिंदी का, उसमें जो है कारक का टॉपिक दिया गया है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो कारक हैं और चिन्ह हैं, इनको कम से कम एक बार आप याद कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला आपके सामने है, और नीचे लोकोक्तियाँ और अनेक अर्थ दिए गए हैं। तो इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का आपको चयन करना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो इसमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है? आइए देख लेते हैं। आगे हाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब हो जाएगा बंधनहीन होना, बिल्कुल सही है। 3-13 होना मतलब संगठित होना, जो कि बिल्कुल गलत। 3-13 का मतलब यहाँ पे संगठित से नहीं होगा, यहाँ पे अलग होना से हो जाएगा, अलग होना। तो ऑप्शन बी आपका जो है गलत दिया गया था। और बाकी आपका एक टकसाल के ढले मतलब सब एक समान होना बिल्कुल सही है। आंख के मतलब आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी कि मूर्ख लेकिन धनवान, तीनों यहाँ पे सही है। लेकिन आपका जो बी वाला ऑप्शन था यहाँ पे गलत दिया गया था। 3-13 का मतलब अलग अलग होता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, कारक और चिन्ह। इसके बाद अगला है, के लिए जो है किस कारक का एक परसर्ग है? आपसे पूछा गया है।
तो के लिए जो है किस कारक से संबंधित है, तो आपका संप्रदान कारक से संबंधित होता है। आपका के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो के लिए है, के लिए का संबंध आपका संप्रदान कारक से हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सा अयादी संधि का एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अयादी संधि का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है, तो इसमें से आपका जो पावक है वह अयादी संधि का एग्जाम्पल है। आप इसे याद कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ अयादी संधि को पहचानने की, जो आपकी कभी गलत नहीं होंगी। और आप याद कर लीजिएगा, जो आपकी अयादी संधि होती है इसमें अधिकतर 3 शब्द होते हैं। कितने, तो इसमें अधिकतर जो है 3 शब्द देखने को मिलते हैं आपके अयादी संधि में, और इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है। अयादी संधि में जो है आपकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो इन 2 माध्यमों से आप पहचान सकते हैं आसानी से कि अयादी संधि कौन सी है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका नयन हो गया, चयन हो गया, शयन हो गया, पवन हो गया, नायक, गायक, पावन, ये सभी आपके अयादी संधि के ही एग्जाम्पल हैं। क्योंकि ये सभी जो शब्द मैंने आपको बताए इन सभी शब्दों में न तो कोई मात्रा है, और ये सभी शब्द जो हैं अधिकतर 3 ही शब्द से मिलकर बने हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपका जो पावक है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यह अयादी संधि का एग्जाम्पल है। आज के 2 लास्ट प्रश्न आज के सेट के हैं आपके। और पसीने से युक्त के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द हम इस्तेमाल में क्या ला सकते हैं, तो स्वेदज, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा, स्वेदज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आज के सेट का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। तो इस वाक्य में जो देव शब्द है, देव शब्द का बहुवचन आपको बताना है। तो देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, देवगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवगण हो जाएगा आपका देव शब्द का बहुवचन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सामान्य हिंदी का जो सेट नंबर 1 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।